राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और निरंतर सरकार को घेरता नजर आ रहा है विपक्ष। स्थिति विधानसभा के अंदर की हम आपको निरंतर बता रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री विधायकों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं और विधायकों के सवालों पे अटक जा रहे हैं। मेरे साथ में बीएपी के तीनों विधायक इस टाइम मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बजट पे इनकी क्या राय है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है और कल का एक दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि कल सरकार की चुनौती जो है वो स्वीकार की है विपक्ष ने और 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा होने वाली है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बजट को? देखो 2025-26 26-27 का जो बजट आया, उस बजट के अंदर जो प्रदेश के अंदर जो युवा, किसान और गरीब जनता की जो आशा उम्मीद थी कि इस बार बजट आया, इससे पूर्व में जनता को ये उम्मीद थी कि इस बार कोई बजट आएगा और हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन इस सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई विशेष कोई किसान, बेरोजगार, युवा साथियों के लिए नहीं दिया और कहीं न कहीं ये निराशाजनक बजट साबित हुआ है। आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो इस बार बिल्कुल जीरो बजट है, ना के बराबर बजट दिया गया हमारा। और रही बात में पूर्व में थोड़ी बात, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर तो प्रधानमंत्री भी आके गए, आपका वो एक स्मारक है वहां पे प्रधानमंत्री खुद आए, वहां पे बड़ी बड़ी कार्यक्रम भी हुए, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ट्राइबल्स को पीछे छोड़ा जा रहा है? देखो वहां पे हमारे बेणेश्वर धाम और बांसवाड़ा मानगढ़ धाम पे नरेंद्र मोदी साहब भी आए और आए दिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी बार बार आते हैं, मतलब महीने में 2 बार दौरा हो जाता है उनका। और वहां पे सिर्फ भाजपा अगर आती है, बीजेपी वहां पे आती है तो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आती है और वहां पे आदिवासियों के वोट कैसे लिया जाए इसको लेके वहां पे आती है। वहां इस क्षेत्र में विकास किस हिसाब से किया जाए उसको लेके नहीं आती है। और रही बात, ये हमने जहां तक देखा है 75 साल हो गया आजादी के बाद से, दोनों पार्टियां भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी का हो, इस क्षेत्र में विकास को लेकर नहीं काम करा उन्होंने। हमारे भी वहां से जो भी क्षेत्र से जो कांग्रेस बीजेपी से विधायक चुन के यहाँ पे आते थे, उन लोगों ने कभी वहां ग्राउंड लेवल धरातल के मुद्दों को यहाँ इस सदन के अंदर नहीं उठाया। जो काम हम भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हम कर रहे हैं, आज सड़क से लगा के सदन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं और डंके के चोट से हम आवाज भी सदन के अंदर उठा रहे हैं। इस चीज को सब आपके यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा चला था पलायन को लेके, आपके यहाँ से युवा पलायन कर जाता है और बाहर जाता है काम की तलाश में। अब आप इस बजटों को कैसे देख रहे हो? केंद्र का भी आ गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी आ गया, कितना फर्क, क्या रोक पाएगा ये बजट युवा को वहां पे या पलायन अभी भी जारी रहेगा? बड़े बड़े स्तर पे पलायन हो रहा है। इसका पहला प्रमुख कारण है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय स्तर पर कहीं माइनिंग चलती है, उसके अंदर भी रोजगार नहीं मिलता है और यहाँ पर वनो उपज जो भी चीजें मिलती हैं उसका कोई कुटीर या लघु उद्योग होना चाहिए जिसके माध्यम से वो वहीं थम सके। दूसरी ओर सरकारें भर्तियां नहीं निकाल रही हैं समय पर, तो जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है वो भी लगातार पलायन कर रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक हालात सही नहीं है और बीए बीएड करने के लिए भी कहीं माँ के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, तो कहीं पिता के खेत गिरवे रह जाते हैं और एक वक्त की रोटी तक खा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में वो बेरोजगारी के साथ में कर्ज लेकर पढ़ाई करके बीए बीएड करता, अगर हाथ में उनके डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, जिसके हाथ में कलम कागज होना चाहिए, वो घेती पावड़ा लेकर प्रदेश में जाकर कमा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। सरकार ऐसा ठोस कदम कभी नहीं उठाया कि आदिवासियों के साथ में न्याय हो, पलायन रुके, स्थानीय स्तर पर रोजगार पनप सके। और आज ये जो टीएडी विभाग है इसके अंदर भी उन्होंने संविदा पे अंदर और जो ठेका कर्मी को देकर और बाहरी लोगों को वहां लगा रखा है, जिससे और भारी नुकसान है। दूसरी ओर इन्होंने बेरोजगारों के लिए भी 40% बाध्यता अंक जो लगाया है, उसके अंदर हर एक भर्ती के अंदर पिटाई भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, पिछले सत्र के अंदर तो एक गणित और विज्ञान की 2nd ग्रेड भर्ती के अंदर तो 0 पद एसटी के भरे गए, तो बैकलॉग भर्तियों के अंदर भी इस 40% बाध्यता के कारण वो युवा फिर से वंचित रह जाते हैं। ऐसे इस कारण से सरकार न तो ठोस नीतियां बनानी चाहती है, न ही आगे कुछ करना चाहती है। और ये एक सरकार की बात नहीं है, दोनों ही सरकार आदिवासी को बरगला के वोट लेती है, उनके साथ फोटो खींच के हमदर्द बनने का काम करती है, लेकिन सच्चे मायने में कभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि आदिवासियों की समस्या पर जाए और इनकी बात करें। पटेल साहब, कॉरिडोर तक बनाने की बात की गई कि पिछले बजट में भी कहा गया कि ट्राइबल्स के लिए स्पेशल एक कॉरिडोर ही डेवलप किया जाएगा, एक उसको कैब सेंटर बनाया जाएगा। इसमें किस किस हद तक काम बढ़ चुका है, अभी स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि ट्राइबल की बात करते में तो सबको अच्छा लगता है, पर वहाँ की यथा स्थिति जब सामने आती है तो वो स्थिति देखने लायक भी नहीं होती कभी। सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब आभार, जोहार। पूर्व के अंदर सरकार ने जो जैसे बजट दिया था हमको 1750 करोड़ रुपया,
उसके अंदर 55-56% पैसा खर्च किया गया, और वह 56% पैसा भी कहाँ खर्च किया गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी बात, जितना पैसा शेष था वो मंत्री जी क्यों नहीं खर्च कर पाए आदिवासी इलाके के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे क्षेत्र के लिए भी है और यहाँ प्रदेश के अंदर सरकार जो बैठी उसके लिए भी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूर्व के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि अनुसूचित इलाके के अंदर, जो प्रतापगढ़ अकेले के अंदर जैसे उन्होंने पट्टे, वन विभाग के अंदर जो लोग काबिज है उनको पट्टा दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक में सरकार ने वहाँ पर कैंप लगा के कितने पट्टे लोगों को आवंटित किए गए उसका कोई जीरो। अगर पूछेंगे उसका जवाब आएगा तो जीरो। मेरा ये कहने का मतलब आपसे ये है कि उस क्षेत्र के अंदर मात्र सरकार घोषणाओं पे घोषणाएं करती आ रही है, लेकिन घोषणाएं भी वहाँ पर जो सरकार घोषणा करती है और कोई बजट भी वहाँ पर आ रहा है तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना आ रहा है। पूर्व के अंदर जैसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से एक यहाँ किशनगढ़ भिलवाड़ा से लगा के ठेठ बांसवाड़ा तक रोड की जो उन्होंने बात करी थी, तो वो आज तक वो हाईवे का काम कितना पूरा हुआ तो उसका भी कोई अता पता नहीं है। अभी तक वहाँ पर बांसवाड़ा वाले लोगों का भी इंतजार रहेगा कि कब तक रोड यहाँ बन के आएगा। अभी सरकार ने उदयपुर से लगा के बांसवाड़ा तक के कॉरिडोर की घोषणा की है, तो पता नहीं है, तो अभी सरकार के 2 साल तो निकल गए और आने वाले समय के अंदर कितना काम करेंगे। अभी वर्तमान बजट आया, उससे पहले मैंने रिवाइज बजट के अंदर मांग की थी सरकार से कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर, इस इलाके के अंदर आदिवासी कला केंद्र और संस्कृति के माध्यम से हमारी आदिवासियों की कला संस्कृति, उसको विरासत को बचाने के लिए एक सरकार को वहाँ पर आदिवासी कला केंद्र खोलना चाहिए। दूसरा मेरा ये रहेगा, वहाँ पर वर्षों से पलायन रहा, तो पलायन का मुख्य कारण क्या रहा? आदिवासियों का पहले भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया। आज वर्तमान सरकारें भी वही करता आ रही है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे लोग धीरे धीरे करके पढ़ाई करने लगे, कॉलेजों में जाने लगे, अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ने लगे, हमको पढ़ने का अधिकार मिला और 40% की बाध्यता कर दी। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं। सरकार कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा अवरोध पैदा करके हमारे वहाँ के लोगों को रोकना चाहती है। युवा लोग जो लोग हैं उनको बेरोजगार करना चाहती है। वन विभाग के अंदर जैसे हम सरकार खुद का स्वरोजगार की बात करती है, आत्मनिर्भर की बात करती है, तो वहाँ पर आदिवासियों को रोजगार मिलना चाहिए। कैसे? तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि उस इलाके के अंदर वन विभाग के अंदर जो लोग काबिज हैं, और वन विभाग की लगभग औद्योगिक नीति के नाम से सरकार लगभग 4,000 बीघा के लगभग वहाँ पर अभी सरकार उसको अपनी कस्टडी के अंदर जो फ्री जमीन पड़ी है, खाली जमीन पड़ी है, उसको लेने की तैयारी कर रही है। तो रिको के नाम से अगर सरकार वहाँ पे जमीन संरक्षित कर सकती है तो आदिवासी युवाओं के नाम से आदिवासियों के रोजगार के लिए सरकार जमीन संरक्षित क्यों नहीं कर सकती? ये हमारा सवाल है। अगर सरकार रोजगार देना चाहती है तो वन भूमि के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ पर, जैसे फूल संपदा है, अभी प्रतापगढ़ के अंदर अफीम की खेती हो रही है, ऐसे कहीं न कहीं वहाँ पर जो फल संपदा है, ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए औद्योगिक नीति के आधार पर, रिको के आधार पर। वहाँ पर आदिवासियों के लिए भी एक अलग से योजना क्रियान्वित होनी चाहिए, बननी चाहिए। ये हमने मांग करी थी, वो भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। कहीं न कहीं सरकार आदिवासियों के विरोध में, आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का विकास नहीं चाहती और आदिवासियों को रोजगार नहीं देना चाहती। देखिए साहब, एक बड़ा सवाल और आया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक उदयपुर फाइल्स करके एक बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा खुलासा भाजपा को लेके हो सकता है। आप तो तीनों के तीनों जो विधायक हैं उसी बेल्ट से आते हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल सदन के अंदर सत्ता पक्ष के एक विधायक द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पार्टी के अंदर ही चरित्रवान नहीं है ये लोग। यहाँ इनके चरित्र में ही खोट है, जिसका ताज़ा उदाहरण उदयपुर फाइल्स के अंदर भी देख सकते हो। किस प्रकार से ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक महिला मंत्री जो भी है इनके महिला नेत्री सुनने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो उसने किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। सुनने में आया कि इन्हीं के संगठन के कुछ 4-5 लोगों के साथ में इस तरह की आपत्तिजनक चीजें सामने आई थी। और जब सामने आई तो इनकी सरकार की दबंगाई खाकी वर्दी के अंदर किसी वकील को उठाकर रातों रात जेल में डाला जाता है। उसके घर पे भारी तादाद में सारी सामग्री उठाकर जब्त की जाती है। अचानक से ये सब होता है, तो इनका चरित्र सबके सामने आ रहा है और हो सकता है जल्द इनके चरित्र और भी सामने आएंगे। लेकिन इस बात से ये तो तय है कि महामहिम के दूर विरोधी, जिनके 1.5 करोड़ रुपए देने का भी इल्जाम आया है, और महामहिम के दूर विरोधी की बातें और जो उदयपुर फाइल्स की बातें हैं, जयपुर में पर्ची दरबार तक भी पहुंच चुकी है और पर्ची दरबार में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, इशारों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। यहाँ पे महामहिम से लेकर पर्ची दरबार तक की सारी बातें यहाँ पे बीएपी के विधायकों ने रख दी है। उदयपुर फाइल्स को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं बहुत जल्द बहुत कुछ हो सकता है।
यहाँ पे हम बात करें बीएपी विधायकों की, तो इन्होंने आदिवासियों की जो मांगे हैं उनको स्पष्ट रूप से रखा है। इनकी मांग है आदिवासी पलायन कर रहा है, उस पर ध्यान दे सरकार। आदिवासी शिक्षा है, उस पर ध्यान दे सरकार। और आदिवासियों को भी अपना हक मिले, क्योंकि वो भी इंसान है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।